धरती पर आज जीवन फल फूल रहा है। जंगल में लाखों प्रजातियां रहती हैं। उनका जीवन बहुत ही आराम से गुजर रहा है। खाने के लिए सब कुछ मौजूद है, जैसे पेड़ पौधे, फल और घास की पत्तियां, पीने के लिए बहता पानी। इसी तरह हम इंसान भी आज अपना जीवन बहुत आराम से गुजार रहे हैं। जीवन के लिए ज़रूरी हर चीज़ धरती पर मौजूद है, जैसे पानी, हवा, गर्मी और भी बहुत सी चीज़ें। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है ये सब कुछ धरती पर किसकी वजह से मौजूद है और किसकी वजह से धरती पर ये जीवन संभव है? धरती पर जीवन सूरज की वजह से संभव हो पाया है। अगर यूँ कहा जाए सूरज ने ही धरती पर जीवन को पैदा किया है तो गलत नहीं होगा। सूरज की एनर्जी और हीट की वजह से ही धरती पर जीवन चक्र चल रहा है। महासागरों, नदियों और झीलों में जो पानी आज लिक्विड फॉर्म में है, इसकी वजह सूरज से मिलने वाली गर्मी है। जिन पेड़ पौधों को जीव जंतु और इंसान खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और साथ ही ये हमको ऑक्सीजन देते हैं, सब सूरज की ही देन है। क्योंकि पेड़ पौधों को भी जिंदा रहने के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, जो ये सूरज से फोटोसिंथेसिस के रूप में प्राप्त करते हैं। लेकिन हमको जीवन देने वाला ये सूरज खुद एक दिन ख़त्म हो जाएगा। आखिर कैसे होगा हमारे सूरज का अंत? क्या मरने के बाद ये एक ब्लैक होल बन जाएगा या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार या फिर कुछ भी नहीं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कब हमारे सूरज का अंत होगा और कैसे होगा इसका अंत, और भी बहुत कुछ। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। हमारे सूरज का जन्म आज से लगभग 5 बिलियन साल पहले हुआ था। अंतरिक्ष में फैले हुए गैस और धूल के बादल ग्रेविटी के कारण एक दूसरे की तरफ खींचने लगे और धीरे धीरे हमारे सूरज का जन्म हुआ। सूरज हाइड्रोजन और हीलियम का एक जलता हुआ गोला है। सूरज का मास बहुत ही ज़्यादा है। ये हमारे सोलर सिस्टम के टोटल मास का 99.98% है। भौतिकी के अनुसार जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना ज़्यादा होता है, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही पावरफुल होता है। यही वजह है कि सोलर सिस्टम के सभी प्लैनेट्स सूरज को ऑर्बिट करते हैं। सूरज की ग्रेविटी बहुत ही ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी ग्रेविटी सूरज के आउटर मटेरियल को सेंटर की ओर खींचती है, जिसकी वजह से एक एक्सट्रीम प्रेशर फॉर्म होता है। और ये प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हीट एक अनइमेजिनेबल लेवल तक पहुंच जाती है और तापमान इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हाइड्रोजन एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं, जिसके बाद ये हाइड्रोजन एटम्स हीलियम में फ्यूज़ हो जाते हैं। इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूज़न कहते हैं। इस न्यूक्लियर फ्यूज़न में इतनी ऊर्जा पैदा होती है जो सूरज की ग्रेविटी का मुकाबला करती है। सूरज की ग्रेविटी मैटर को सेंटर की तरफ खींचती है और वहीं न्यूक्लियर फ्यूज़न से पैदा हुई एनर्जी मैटर को बाहर की ओर धकेलती है। ग्रेविटी और न्यूक्लियर फ्यूज़न के इस संघर्ष की वजह से ना तो मैटर सेंटर की तरफ सिकुड़ता है और ना ही बाहर की ओर फैलता है, जिसकी वजह से सूरज एक स्टेबल पोजीशन में रहता है। ग्रेविटी के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से सूरज के कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूज़न लगातार होता रहता है। इस प्रक्रिया को चलते हुए आज लगभग 5 बिलियन साल हो चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं सूरज की पृथ्वी से दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन सूरज से पैदा हुई हीट इतनी एक्सट्रीम होती है कि ये इतना दूर तक ट्रैवल करती है और हमारी पृथ्वी को और इसके एटमॉस्फेयर को वार्म रखती है, जिसकी वजह से जीवन को इवॉल्व होने में मदद मिलती है। एक बार सोच के देखिए, अगर सूरज ना हो तो क्या होगा? हमारी धरती पर मौजूद सारा पानी बर्फ़ के रूप में जम जाएगा और पृथ्वी का तापमान इतना ज़्यादा कम हो जाएगा कि इस पर मौजूद हर चीज़ जम जाएगी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन की कल्पना करना भी नामुमकिन है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे सूरज का अंत होगा। आज से लगभग 5 अरब वर्षों बाद सूरज से हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी। हमारा सूरज इस समय अपने जीवन चक्र के सबसे स्टेबल फेज़ में है और एक बार जब सारी हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगी तो सूरज अनस्टेबल होने लगेगा। जैसा कि अब तक हम जान चुके हैं, हाइड्रोजन के कारण न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, जो सूरज की ग्रेविटी के अपोजिट काम करता है और सूरज को एक स्टेबल पोजीशन में रखता है। लेकिन अब जब 5 बिलियन साल बाद सूरज के कोर का हाइड्रोजन ख़त्म हो जाएगा तो कोर में न्यूक्लियर फ्यूज़न होना बंद हो जाएगा और जैसे ही कोर में न्यूक्लियर फ्यूज़न बंद होगा, सूरज की ग्रेविटी हावी हो जाएगी और सूरज की कोर को कंप्रेस करने लगेगी। लेकिन सूरज की बाहरी कोर में अभी भी हाइड्रोजन बची होगी, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फ्यूज़न जारी रहेगा
और बाहरी हिस्सा एक्सपेंड होने लगेगा, जिसकी वजह से हमारा सूरज हमारी कल्पना से भी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ये इतना बड़ा हो जाएगा कि सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को अपने में समा लेगा, यहाँ तक कि पृथ्वी को भी अपने में समेट लेगा। और यही समय होगा जब हमारा सूरज एक लाल दानव या रेड जायंट बन जाएगा और लगभग 1 बिलियन साल तक रेड जायंट बना रहेगा। उसके बाद सूरज के बाहरी कोर में बचा हुआ सारा हाइड्रोजन भी ख़त्म हो जाएगा। अब सूरज के पास सिर्फ हीलियम ही बचा होगा। ये बचा हुआ हीलियम आगे फ्यूज़ होकर हैवियर एलिमेंट्स में बदल जाएगा, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन। लेकिन इस प्रोसेस में उतनी एनर्जी एमिट नहीं होती जितनी हाइड्रोजन के हीलियम में फ्यूज़ होने पर होती है। एक बार जब सूरज की सारी हीलियम ख़त्म हो जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, जो सूरज को कंप्रेस करने लगेगा। हमारा सूरज ग्रेविटी के कारण इतना कंप्रेस हो जाएगा, ये एक वाइट ड्वार्फ या सफ़ेद बौने तारे में बदल जाएगा। इस दौरान सूरज का बाहरी मटेरियल नष्ट हो जाएगा और अंतरिक्ष में फैल जाएगा। जब कोई तारा मरता है तो वो अपनी गैस और धूल को अंतरिक्ष में फेंक देता है, जिसे तारे का एनवेलप कहते हैं। ये तारे द्वारा अंतरिक्ष में फेंका गया मटेरियल तारे के आधे मास के बराबर भी हो सकता है। एस्ट्रोनॉमर्स का अनुमान है कि हमारे सूरज के पूरी तरह से ख़त्म होने में अभी लगभग 7 से 8 बिलियन साल का समय बाकी है, लेकिन तब तक धरती से मानवता ख़त्म हो चुकी होगी। चलिए अब बात करते हैं, जब हमारा सूरज ख़त्म होगा तो क्या ये एक न्यूट्रॉन स्टार या ब्लैक होल बन जाएगा। हमारा सूरज इतना विशाल नहीं है कि ये स्टेलर एक्सप्लोजन को ट्रिगर कर सके, जिसे सुपरनोवा कहते हैं, और न ही ये कभी एक ब्लैक होल बन पाएगा। एक सुपरनोवा होने के लिए तारे का मास सूरज के मास का कम से कम 10 गुना होना ज़रूरी है। अगर किसी तारे का मास इतना होता है तो सुपरनोवा विस्फोट करके एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाता है, जिसका मैटर बेहद डेंस होता है, इतना डेंस कि एक चम्मच मटेरियल का भार माउंटेन एवरेस्ट से भी ज़्यादा होता है। और किसी भी तारे को ब्लैक होल में बदलने के लिए इसका मास सूरज के मास से कम 20 गुना ज़्यादा होना चाहिए। सूरज के इतना विशाल न होने के कारण ये एक वाइट ड्वार्फ में बदल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी या कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।